पहले ऐसा होता था कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही सारे ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ डील करते थे, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे अपर लिम्ब का इशू हो, लोअर लिम्ब का इशू हो, स्पाइन, हिप, कोई भी हड्डियों और मांसपेशियों की बीमारी एक ही ऑर्थोपेडिशियन डील करते थे। लेकिन आज की डेट में हर एक पार्ट के लिए एक सुपर स्पेशलिस्ट है। फुट एंड एंकल सर्जन, स्पाइन सर्जन, नी सर्जन, शोल्डर सर्जन, पीडियाट्रिक ऑर्थो सर्जन। मेरा नाम डॉक्टर गौरव है और मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जैन हैं, जो कि कंसल्टेंट फुट एंड एंकल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। सर को मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये एक्सक्लूसिवली फुट एंड एंकल में प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना कुछ समय बर्बाद किए मैं सर से कुछ एक कॉमन चीज़ें डिस्कस करूंगा, कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पेशेंट्स के होते हैं, व्यूअर्स के होते हैं, वो डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फ़र्क होता है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन में और एक डेडिकेटेड फुट एंड एंकल सर्जन में। मैं इस बात का आंसर कुछ इस तरीके से करूँगा कि देयर वाज अ टाइम जब एक ही डॉक्टर होता था, एक ही फिजिशियन होता था जो सर्जरी भी करता था और मेडिसिन भी देता था। फिर 2 विभाग बने, एक सर्जरी के, एक फिजिशियन के। फिर सर्जरी में भी बहुत सारे विभाग बने, कोई ऑर्थोपेडिक, कोई जनरल सर्जन था, कोई आई का सर्जन बना, किसी ने ईएनटी, कोई ईएनटी सर्जन बना। फिर बाद में ऑर्थोपेडिक सर्जन भी और ज़्यादा डिवाइड किया, रेमिफाई किया, और किसी ने शोल्डर चुना, किसी ने स्पाइन चुना, किसी ने फुट एंड एंकल चुना। लोग बच्चों के भी अलग ऑर्थोपेडिक सर्जन होने लग गए। इससे ये होता है कि किसी भी बीमारी के इन डेप्थ में जाने का उस पर्टिकुलर सर्जन को मौका मिलता है। एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को सारा काम करना पड़ता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, इसलिए वो किसी भी क्षेत्र में डेप्थ में नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट है और उसे सिर्फ स्पाइन करना है, कोई फुट एंड एंकल है, उसे सिर्फ फुट एंड एंकल करना है, कोई पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसे सिर्फ बच्चों को ही देखना है, तो वो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है और ज़्यादा जस्टिस कर सकता है टू द प्रॉब्लम, टू द डिजीज़ एंड अल्टीमेटली टू द ट्रीटमेंट। और आज लोगों की डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई भी बेड पर नहीं रहना चाहता, सबको तुरंत ठीक होके तुरंत अपने काम पर लौटना है। एंड दिस इज़ वेयर एक स्पेशलिस्ट orthopedic surgeon comes handy and he does more justice to the problem and to the patient. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप मेजरली फुट एंड एंकल देखते हैं, क्या आप और ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ भी देखते हैं? यस, क्योंकि सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन बेसिक एमएस या डीएनबी करके ही आए होते हैं फील्ड में, और उन्होंने सारा कुछ किया हुआ होता है। इट इज़ अ लिटिल लेटर इन देयर लाइफ that they choose what they want to be। कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है या कोई जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता है। तो सिंस आई हैव डन माय ट्रॉमा एंड जनरल ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, तो जो भी मेरे स्कोप में है, जो मैं ठीक से कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। बहुत बार कोई पेशेंट जिनका मैंने फुट एंड एंकल किया हुआ है, वो कोई और ट्रॉमा लेकर के मेरे पास आ जाते हैं, वो या उनके कोई परिजन, और अगर मुझे अपने स्कोप के अंदर में वो लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर फॉर दिस इलेबोरेट आंसर। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या एडवांटेज है एक सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाने की इन कंपैरिजन टू अ जनरल ऑर्थो, स्पेसिफिकली फॉर फुट एंड एंकल प्रॉब्लम्स। बात अगर एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन की करें, वो भले फुट एंड एंकल का हो या शोल्डर का हो या नी का हो, वी नो दैट एवरीबडी कैन नॉट डू ऑल द जॉब। That is why there is a saying, jack of all trades and master of none. Yes, you are get good at doing your job, but in-depth research-based work, evidence-based work, एक ऐसा काम जिससे आप प्रॉपर डिजीज़ और उसके ट्रीटमेंट को जस्टिफाई कर सकें, मेरे ख्याल से वो एक सुपर स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन सारी चीज़ों को डील करता है ऊपरी या मध्य सतह पर, लेकिन सबसे डेप्थ में जा करके एक स्पेशलिस्ट ही काम कर सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है जहाँ
एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन वो रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उस डेप्थ में जा करके उसको रिसर्च नहीं किया या उतना समय नहीं बिताया। आई हैव बीन अ फुट एंड एंकल सर्जन और पिछले 10 साल से मैं सिर्फ फुट एंड एंकल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे फुट एंड एंकल के नॉलेज में और एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन के नॉलेज में कुछ तो फ़र्क होगा, और उसी फ़र्क का फ़ायदा पेशेंट तक पहुँचता है। बिल्कुल सही। अब आप ये बताइए कि कब कब आपको ज़रूरत पड़ती है एक पीडियाट्रिक ऑर्थो के साथ कोलैबोरेट करने की, कब आपको लगता है कि आपके पेशेंट को एक पीडियाट्रिक ऑर्थो की ओपिनियन भी चाहिए? ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चे को लेते आते हैं मेरे पास जब फुट की कोई इशू होती है, जैसे सबसे कॉमन है क्लब फुट। तो उस केस में मुझे एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, और चूँकि मैं बच्चों के केसेस में बहुत ज़्यादा डील नहीं करता, यस आई डू डील इन पीडियाट्रिक फुट केसेस बट नॉट ऑल ऑफ देम। सो व्हेनेवर आई थिंक this case is rare, this case is more than complicated, this case is beyond the scope of my regular footwork, and when I need more than one mind intraoperative to work and do justice to the case, तो फिर definitely मैं एक pediatric foot and ankle surgeon की मदद लेना चाहूँगा ताकि patient के साथ best result दे सकूँ। Thank you sir, and I really enjoy participating and collaborating with you in some of our cases of pediatric Yes, foot and we have done a couple of cases जिसके results भी काफ़ी अच्छे आए हैं। राइट। सो क्या आप कुछ एक केसेस डिस्कस कर सकते हो जो हमने साथ में करे हों? Yes, so पिछले 5 साल में we have been collaborating for our surgical cases since last 5 years, जिसमें से एक केस वो था जिसकी मदर का फुट मैंने ऑपरेट किया था, फिर वो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आई विद अ लिम्प, एंड व्हेन वी बोथ डिस्कस्ड, इट वाज जस्ट अ 10 years old चाइल्ड, और इट वाज जस्ट अ लिम्प कि देखिए ना ये मेरा बेटा लंगड़ा के चलता है, एंड देन वी डिस्कस दिस केस, वी फाउंड दैट ही हैड अ डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, उसका कूल्हा जन्म से ही बाहर आया हुआ था, एंड आई डिड दिस केस विथ योर हेल्प, विथ योर कंट्रीब्यूशन इन द OT, and I know alone I could not have solved the problem, and the patient came out with beautiful result. The parents are really happy with us, with our team, and that was one case which I really enjoyed as far as result is concerned. Another case was a little girl around 8 years old जिसके फुट में एक बड़ी ही रेयर प्रॉब्लम थी जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में epiphyseal bracket or delta phalanx, and that was one of its case first time that I saw. So that is when we collaborated, how can we do it? We both studied in detail the research article, and then we realized that this is a rare case. We also took a plastic surgeon's help in that. सिर्फ हमारे दोनों से ये बात नहीं बनी, हमने एक प्लास्टिक सर्जन का भी हेल्प लिया, because we knew, because सर्जरी के दौरान ऐसी कुछ जटिल समस्या आ सकती थी जिसमें घाव नहीं भरने का खतरा होता है, एंड दैट इज़ वाई वी टुक प्लास्टिक सर्जन्स हेल्प, एंड दैट किड इज़ ऑल्सो डूइंग ब्यूटिफुली वेल। सो ये 2 केस वो केसेस हैं जो कि वी रियली इंजॉयड, एंड रिसेंटली वी डिड अ फ्लैट फुट केस जहाँ वी डिड अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, एंड अगेन चाइल्ड इज़ डूइंग रियली वेल। तो जैसा कि आपने बताया, जो हमने लास्ट सर्जरी मिलके करी थी फ्लैट फुट की एक 12 साल के बच्चे में, इससे मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फ्लैट फुट क्या है, उसमें कब सर्जरी की ज़रूरत है, किस केस में हमें फ्लैट फुट को ऑपरेट करना पड़ता है। सो फ्लैट फुट के तलवे की एक समस्या है जिसमें फुट के 3-4 हड्डियाँ मैल अलाइन हो जाती हैं, अपनी जगह पर नहीं रहती। आम लोग तलवे के धंस जाने को, समतल हो जाने को फ्लैट फुट समझते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन फ्लैट फुट की सही परिभाषा और सही डायग्नोसिस में हील के बाहर घूम जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स बीन एजेस कि फ्लैट फुट तो जनरेशन से चलता आ रहा है, लेकिन अगर 20 साल पहले जाएं तो फ्लैट फुट को कोई ट्रीट नहीं करता था, क्योंकि हमारा कंट्री इतना डेवलप नहीं था फुट एंड एंकल फ्रेटर्निटी में कि इसको अलग नज़र से देख सके या ट्रीटेबल नज़र से देख सके।
लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, फ्लैट फुट ट्रीटेबल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फ्लैट फुट को ट्रीटमेंट चाहिए? आंसर इज यस, बिकॉज फ्लैट फुट जो है वो आपके फुट की प्रॉब्लम है, और फुट ही तो हमारा नींव है। अगर नींव के सारे पत्थर हिले हुए होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, तो डेफिनेटली इसका असर घुटने पे जाएगा और ऊपर कूल्हे तक जाएगा और कमर तक भी जा सकता है। बच्चों में फ्लैट फीट की समस्या बहुत हद तक कर माँ बाप ही देखते हैं कि अच्छा इसका तो पाँव धंसा हुआ है, तलवे बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती एज पर द पेरेंट्स। लेकिन जब आप बच्चे से ज़्यादा पूछो तो वो ये बताएगा कि उसे दौड़ना अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा चल नहीं सकता, बाकी बच्चों के मुकाबले वो रेस नहीं लगाता, वो फुटबॉल नहीं खेलता, और वो बचता है अपने स्पोर्टिंग इवेंट से। तो जब बच्चा उस अरीना में जाएगा ही नहीं जहां फुट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़े, तो उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि बच्चे को दर्द तो नहीं है, लेकिन क्या बच्चा किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी से अपना जी चुरा रहा है, और उसकी वजह में जाना चाहिए। ये कह देना कि बच्चे को कोई समस्या नहीं है, ये और भी ज़्यादा शोध मांगता है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जहाँ तक फ्लैट फुट के ट्रीटमेंट का सवाल है, इसके दो अप्रोच हैं, एक है मैनेजमेंट और एक है क्योर। मैनेजमेंट में हम कोई सर्जरी नहीं करते और क्योर भी नहीं करते, इसमें बस एक जूते के अंदर इंसोल या हिंदी में हम कहते हैं पतावा, वो दे देते हैं, और इससे जब तक बच्चा जूता पहना हुआ रहता है तब तक फुट 40 to 80% अलाइन रहता है और बच्चे को कम तकलीफ होती है। लेकिन ये उपचार नहीं है, इससे फ्लैट फुट कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक करने के लिए फ्लैट फुट को सर्जरी चाहिए। तो हमारी जो पीडियाट्रिक ऑर्थो ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये भी आता है कि जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, जो कि करेक्टेबल है, उसमें काफ़ी केसेस में वो 8-10 साल तक करेक्ट हो जाता है। काफ़ी बच्चों में, ज़्यादातर 1.5 साल पे जब बच्चा चलने लगता है तो मेजॉरिटी में फ्लैट फीट होता है, बट उसमें से काफ़ी परसेंटेज बाय 10 ईयर्स ठीक हो जाती है और उसमें बहुत सिम्टम्स भी नहीं होते। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमें जो भी ऑपरेटिव डिसीजंस लेने हैं फॉर फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट, वो हम 10 साल के बाद ही लेते हैं, या आपके जो भी पेशेंट्स होते हैं ऑपरेटिव मेजरली वो एडोलेसेंस में होते हैं? यस, वेरी राइटली सेड। तो चलिए, बच्चों में जो फ्लैट फुट है उसको हम उम्र के हिसाब से देखते हैं। 3 साल का हर बच्चा फ्लैट फुटेड होता है, ये नॉर्मल है। 5 साल तक फ्लैट फुट की कोई इवैल्यूएशन होनी भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अगर तलवा नीचे गिर भी रहा है तो उस पर कोई भी पतावा, कोई सर्जरी, कुछ नहीं होनी चाहिए। हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं। फिर 6 से 9 साल का एक पीरियड होता है जब नेचर खुद 20 to 40% करेक्शन करता है फ्लैट फुट की। इसमें मेरा एज अ सर्जन, एज अ फिजिशियन या पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता, ये बड़ा ही नेचुरल सा फिनोमेना है। तो जिस बच्चे को बड़ा माइल्ड सा फ्लैट फुट है वो शायद पूरा करेक्ट हो जाए, जिस बच्चे को सीवियर फ्लैट फुट है वो माइल्ड कैटेगरी में चला जाए। ऐसा सिर्फ 20% केसेस में होता है। तो ये कहना एकदम सही होगा कि 9 से 10 साल तक आप कोई इंटरवेंशन ना करें और केवल ऑब्जर्व करें, नेचर को चांस दें कि वो कितना सही कर सकता है। 10 साल के बाद या 10 साल से फिर मैं काफ़ी एग्रेसिव हो जाता हूँ इन ट्रीटिंग फ्लैट फुट सर्जिकली, बिकॉज इसका फिर लॉन्ग टर्म रिपरकशन होते हैं ओवर हिप एंड नी। लेकिन 10 साल तक वी अलाउ द नेचर टू टेक ओवर, लेट्स सी वेदर नेचर कैन करेक्ट द फ्लैट फुट। अगर बहुत सीवियर फ्लैट फुट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट फ्लैट फुट शायद ठीक हो जाए। तो कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन 10 साल के पहले फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में नहीं होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसी पॉइंट पे मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जैसे फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है, एक और रेयर एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं रिजिड फ्लैट फुट, और इसके अंदर एक टर्म होती है कंजेनाइटल वर्टिकल टेलस। इसमें पैर की शेप जन्म से ही बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है, पैर अंदर से पूरा दबा होता है, बाहर की तरफ से पूरा उठा होता है, और ये करेक्टेबल नहीं होता। और इसके अंदर जॉइंट डिसलोकेशन होती है, और इसमें हमें 10 साल तक वेट नहीं करना, इसको जल्दी करेक्ट करना होता है। 1 साल से कम हम प्लास्टर से ट्राई करते हैं, और अगर नहीं होता तो हम सर्जरी करते हैं। जो बच्चे लेट आते हैं उनमें हम राइट अवे सर्जरी करते हैं।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये फ्लेक्सिबल है, फ्लैट फुट, या ये रिजिड है। ये तो हुई बात जो हम लोग जानते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जनरल पॉपुलेशन को, एक आम जनता को, एक पेशेंट को नहीं पता। और जिस स्पीड से मेडिकल और सर्जिकल ब्रांचेस डेवलप हुई हैं, शायद उस स्पीड से उस मरीज़ की, उस जनरल पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ये जो गैप है इसको कम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ आ पाए कि उनको अपनी बीमारी के लिए किससे मिलना है और क्या ट्रीटमेंट किस समय पे लेना है। देखिए, इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स, राइट, ठीक है, बट you may not necessarily have the processing mechanism to process that information और उसका सही इंटरप्रिटेशन आप कर सके। राइट। गूगल पर आप जैसे ही हेडेक लिखते हैं, वो सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर बता देता है। हेडेक के तो बड़े सारे कारण होते हैं, एक ट्रैफिक जैम भी हेडेक कर सकता है, बट सीधे ब्रेन ट्यूमर पर पहुंचना इज क्वाइट चाइल्डिश एंड इमेच्योर। तो अगर आप इतना इंटरनेट सेवी हैं और आपके फिंगर टिप्स पर अगर गूगल है, तो why don't you search the keywords specialist, a foot and ankle specialist, a pediatric orthopedic specialist near me, और इसी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप उसको फर्दर, अगर आपको रिसर्च करना है तो नामों को देखो। आप अपने, आजकल हर किसी के कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई घर में कोई ऐसा होता है जिसका मेडिकल जगत से लेना देना होता है। आप उनकी मदद लो और आप पूछो कि क्या ये डॉक्टर का नाम जो इंटरनेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या ये सही है, क्या मैं इनको दिखा दूं। एंड दैट इज हाउ यू शुड कैरी ऑन योर रिसर्च इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन इंटरनेट फॉर योर ओन डिजीज एंड द ट्रीटमेंट। ये आपको काफ़ी भ्रमित कर सकते हैं और आपको बहुत बुरे तरीके से मिसगाइड कर सकते हैं, इनफ कि बाय द टाइम आप सही जगह पहुंचे तब तक लेट हो चुका हो। राइट। तो बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेट सर्च का तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन रिसर्च का नहीं, स्पेशली फॉर दोज जिनको अवेयरनेस नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपने सर्च किया और जो भी एक्सपर्ट है उसमें आप उसकी सलाह ज़रूर लें, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ और सही ट्रीटमेंट तक पहुंच पाएँ। और आज की डेट में लगभग सभी डॉक्टर्स अपने प्रोफाइल, अपने वेबसाइट्स, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को मेंटेन करते हैं, जिसमें वो ये सारी इन्फॉर्मेशन थरोली, वेरी क्लियरली डालते हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक कि एक फुट एंड एंकल सर्जन बनने के लिए कितनी ट्रेनिंग लगती है, कितने सालों का एक्सपीरियंस लगता है, क्या क्या डिग्रीज़ लेनी पड़ती हैं, ताकि आप इफ़ेक्टिवली एक फुट एंड एंकल सर्जन बन पाओ और ये इश्यूज़ ट्रीट कर पाओ। ओके, सो MBBS के बाद MS या पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तो एक कॉमन फनल आउट जर्नी है, ठीक है। तो मैंने MBBS किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स किया, देन आई डिड माय DNB ऑर्थोपेडिक्स। उसके बाद मैं फेलोशिप के लिए कोरिया गया और वहाँ मैंने सिर्फ फुट एंड एंकल सर्जरी की फेलोशिप की। कोरिया से आने के बाद मैं 8 महीने के लिए जर्मनी रहा और मैंने वहाँ आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन और फुट एंड एंकल की फेलोशिप की। और इन दोनों फेलोशिप से मुझे सर्जिकल एक्सपोजर पूरा हो गया, जो उस समय 2011, 12, 13 में इंडिया में नहीं था। वापस इंडिया आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि सर्जिकल एक्सपोजर तो बहुत अच्छा हो गया मेरा, बट नॉन सर्जिकल एक्सपोजर टू लुक एट फुट फ्रॉम अ नॉन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं लैक कर रहा था। तो इसके लिए मैं सिंगापुर गया और वहाँ नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पोडियाट्री डिपार्टमेंट में मैंने कुछ समय बिताया एज अ ऑब्जर्वर। एंड फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि किसी भी फुट एंड एंकल के एलिमेंट को ठीक करने के लिए व्हाट आर द नॉन सर्जिकल मेजर्स, जिसमें टाइप ऑफ शूज़, टाइप ऑफ इंसोल्स, ऑर्थोटिक्स, हाउ टू डू अ गेट एनालिसिस, और फुट को एज अ कंप्लीट लिंकिंग मैकेनिज्म समझने की नॉलेज मुझे हुई कि फुट कैसे नी, हिप और लोअर बैक से रिलेटेड है। रिसेंटली मैं इन 2022 आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ फेलोशिप इन एडवांस फुट एंड एंकल सर्जरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच। तो ये मेरी जर्नी थी फॉर
getting trained and foot and ankle, and believe me ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज एक समय तो आप शुरू करते ही हो जब आपको लगता है नाउ यू आर वेल ट्रेन्ड टू स्टार्ट, बट द ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स, यू ऑलवेज इवॉल्व एंड यू नेवर हैव द राइट टू गेट कॉम्प्लेसेंट, और ये समझने का हक आपको नहीं है कि अब आपको सब कुछ आता है, बिकॉज इट इज़ अ इवॉल्विंग ब्रांच। जो प्रोसीजर मुझे लगता था कि काफ़ी अच्छा है इन 2018, मैं वो प्रोसीजर छोड़ भी चुका हूँ और अब उससे बेहतर प्रोसीजर आ गए हैं। सो टू स्टे अप टू डेट विद द टाइम इज द नीड ऑफ द टाइम। I cannot agree with you more on this because हर रोज़ नए तरीके के केसेस, नई डिफॉर्मिटीज़ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा आजकल देखने को मिलता है, और उनके अंदर नई तरीके से, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हम कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और हम लोग इसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं, और इससे हमारे पेशेंट्स को ट्रीट होते हुए, बेटर होते हुए, अच्छा परफॉर्म करते हुए देख के बहुत ही खुशी भी हमको मिलती है। उससे अच्छी खुशी शायद कुछ और हो भी नहीं सकती। सो ऑन दिस नोट I would like to thank Dr. Abhishek Jain for being a part of our podcast and educating our viewers regarding foot and ankle ailments and regarding other common things like super speciality practice in India, especially in orthopedics. Thank you. Thank you.